गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज शुरू कर रहे हैं यूपीएससी विद नवीन अग्रवाल के चैनल पे क्लास नंबर 2, जिसमें फर्स्ट क्लास में जो आज नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो ध्यान से सुनेगा। फर्स्ट स्टार्ट में मैंने एक 7 मिनट की वीडियो डाली है जिसके अंदर मैंने बताया है कि मेरा कोर्स क्या है, क्या यूएसपी है, ऑफलाइन से मैं क्या दूंगा अलग सर्विस आपको, क्या इसके अंदर यूएसपी है। कंप्लीट आपको दूंगा यूपीएससी 2024 के लिए इकोनॉमिक्स पीसीएस का पूरा बैच आपको दूंगा मैं। ठीक है, तो आज फर्स्ट वीडियो हमारी हो चुकी थी जिसके अंदर हम लोगों ने दूसरी वीडियो के अंदर देखा था। उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस का हमने देखा था। पूरा की पूरा सिलेबस मैंने डिस्कस करा था, आपको 12 पॉइंट लिखवाए थे सिलेबस के, जिसमें से आज हम शुरू कर रहे हैं सेकंड क्लास शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास शुरू कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय, ये हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम अर्थशास्त्र की बात करें डियर, इकोनॉमिक्स की बात करें, पैसे की बात करें तो आप जैसे भारत में कहा जाता है कि माया ठगनी है, माया बेकार कर देगी, माया क्लेश कर देगी, कलयुग के सबसे बड़ा दोषी माया है, पैसा है। यही कहा जाता था एंशियंट टाइम में। उस समय भी ये कहा जाता था कि पैसे के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, पैसे के बारे में पढ़ाया भी नहीं जाता था और पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं थी पैसे के बारे में। कारण क्या है, जनसंख्या बहुत कम थी, राज्य के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, थोड़े बहुत कम हुए तो हमला करा और उसके ऊपर ले लिया गया। तो ये जो है इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है या पैसे के बारे में थोड़ा बहुत जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया किसके अंदर जाता था, वो पढ़ाया जाता था नैतिक शास्त्र के अंदर, या वो पढ़ाया जाता था किसके अंदर पढ़ाया जाता था, वो पढ़ाया जाता था फिलॉसफी के अंदर। मगर छोटा मोटा इकोनॉमिक्स की डेवलपमेंट की शुरुआत हुई अरस्तु के समय में। कैसे हुई, अरस्तु ने सबसे पहले जो है इसकी फेज है, इसके फेज 1 में डेवलपमेंट जो हुई इकोनॉमिक्स की वो कैसे हुई, अरस्तु ने इसको एक नाम दिया ओइकोनोमिया। अरस्तु के बारे में आपने सुना होगा, अरिस्टोटेल, अरस्तु के बारे में आपने सुना होगा। मोस्टली अगर मैथ की बात छोड़ दी जाए, बॉटनी की बात छोड़ दी जाए तो मोस्टली हर किसी का फादर क्या है, अरस्तु है। दिमागदार व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति था, वो समझ गया था पैसे की बात होगी तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत होगी। तो उसने इकोनॉमिक्स को सबसे पहले नाम दिया ओइकोनोमियो। ओइकोनोमियो में दो शब्द हैं, ओइको है, नोमियो है। ओइको का मतलब है हाउस होल्ड, नोमियो का मतलब है मैनेजमेंट। तो इसने कहा ये घर का प्रबंधन, घर के प्रबंधन का ये विज्ञान है। मगर इकोनॉमिक्स कोई घर के प्रबंधन का विज्ञान थोड़ी ना है। इसके अंदर हम ये थोड़ा ना पढ़ते हैं कि घर का प्रबंध कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। हाँ, वो पार्ट है इकोनॉमिक्स का, वो मगर माइक्रो का पार्ट है। आज अगर वर्तमान में बात की जाए तो डियर, आज विश्व का सर्वोच्च प्राइज, नोबेल प्राइज, अगर साइंस के बाद किसी सब्जेक्ट में मिलता है, सोशल साइंस में ही मिलता है। और सोशल साइंस की वो कौन सी ब्रांच है, वो है इकोनॉमिक्स, और किसी में नहीं मिलता है नोबेल प्राइज। तो इकोनॉमिक्स आज सब्जेक्ट बना, वो बना कैसे, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई, डेवलपमेंट का फेज क्या रहा, उसके बारे में हम देखते हैं। इकोनॉमिक्स के सेकंड फेज जो बना उसमें उस एक व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, और वो व्यक्ति कौन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ स्कॉटिश इकोनॉमिक्स थे, फिलोसफर थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी 1776 में, और इन्होंने सबसे पहले डेवलपमेंट करी इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट की। इनकी बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज टू द वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन वो बुक थी जिसमें सबसे पहले समझाया गया था कि राज्य को ध्यान रखना चाहिए अपने फंड का, हर व्यक्ति को, हर राज्य को, हर किसी को अपने फंड का, अपने पैसे का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी स्टेट के पास, किसी भी राज्य के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चरण में, फर्स्ट फेज में शुरुआत हुई। सेकंड फेज में थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर बना दिया गया, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने कुछ अपनी बुक में वेल्थ ऑफ नेशन में कुछ फंडे क्लियर करे, जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोडक्शन क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, ये सारा कंज्यूमर क्या होते हैं, ये सब इसने बताया था। ये जो आपके काम का है नहीं, फर्स्ट फॉर्मुलेशन, ये जेआरएफ के नेट जेआरएफ में पढ़ाता हूँ, उसके काम का है। इन्होंने, एडम स्मिथ ने उसी बुक में वेल्थ ऑफ नेशन में एक सिद्धांत दिए थे। वो 3 सिद्धांत हम लोग 3 सिद्धांत दिए थे, इसमें पहला सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। सेकंड उन्होंने एक और दिया था, एक और क्या दिया था उन्होंने, अदृश्य हाथ का सिद्धांत। अदृश्य हाथ का सिद्धांत,
इन्होंने ये कहा था, पहले मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ अपनी भाषा में। इन्होंने एक बुक पब्लिश करी है, थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। ये कोई इंपॉर्टेंट बुक नहीं है आपके लिए, मगर वैसे जान लो तो बढ़िया है। थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट 1759 आई थी। उसमें इस कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा उन्होंने बताया था, फिर धीरे धीरे उसको डेवलप किया था। मगर जो सेकंड बुक आई थी जिसके बारे में भी हमने जाना है, वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में, 1776 में, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था इस बुक में, जिस बुक का नाम, जिस कंसेप्ट का नाम था इनविजिबल हैंड थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ। इन्होंने कहा था अर्थव्यवस्था में मुक्त प्रतिस्पर्धी, ये शब्द है कि लेजिस फेयर, ये सुनते होंगे बहुत ज्यादा, ये मैं डिक्टेट करूंगा, समझाऊंगा आपको अभी, इसको थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मुक्त प्रतिस्पर्धी, मुक्त बाजार, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मुक्त आपूर्ति की मांग व श्रृंखला व स्वार्थ का उपभोग करके समाज में अर्थशास्त्र का कल्याण करते हैं, जिससे स्वतः मानव भलाई हो जाती है, स्वतः मानव भलाई हो जाती है। इन्होंने कहा था कि बाजार के अंदर राज्य को, बाजार के अंदर गवर्नमेंट को, बाजार के अंदर गवर्नमेंट सरकार को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसको अनियंत्रित छोड़ देना चाहिए। मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के ऊपर मुक्त रूप से, अगर मांग और आपूर्ति का सिद्धांत होगा, जिस चीज की मांग होगी राज्य उस चीज का, लोग उस चीज की आपूर्ति करेंगे, जिसको खरीदना है वो खरीद लेगा, जिसको नहीं खरीदना वो नहीं खरीदेगा। तो उन्होंने इस प्रकार से कंसेप्ट हमारा दिया था। और प्रतिस्पर्धा होनी बहुत जरूरी है डियर, अगर ना कंपटीशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट भी नहीं होगी, ये भी आप जानते हैं। 1995 तक इंडिया में अगर बात की जाए टेलीकॉम कंपनियों की, तो एक ही टेलीकॉम कंपनी थी, वो थी कौन सी थी? MTNL थी। BSNL तो 2002 में बनी थी, 2000 में बनी थी। बाद में MTNL थी, MTNL ही भारत में STD बनाती थी, सब सारे काम वही करती थी, कंपटीशन था ही नहीं। कंपटीशन में जब आया एयरटेल, कंपटीशन में जब आया वोडाफोन, हच, ये कंपटीशन में कंपनी आई, जियो की कंपनी आई, तो ना सीधी सी बात है डाटा के रेट भी कम हुए, डाटा की कैपेसिटी भी कम हुई और लोग भी ज्यादा बढ़े। तो ये कहता है कि बाजार में मुक्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बाजार में मुक्त बाजार होना चाहिए, मांग और डिमांड की सप्लाई होनी चाहिए। इसी को कहा गया इनविजिबल हैंड थ्योरी। इसी के द्वारा इनविजिबल हैंड लोगों का कल्याण कर देगा। ठीक, ये इन्होंने कहा। और इकोनॉमी चलती भी ऐसी गई, हर देश ने इकोनॉमी को डेवलपमेंट भी ऐसे करा, चाहे आप हिस्ट्री में पढ़ें, चाहे जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, रशिया की क्रांति, उसमें बहुत बड़ा हाथ था इसी कंसेप्ट का, इनविजिबल हैंड ऑफ थ्योरी का। अब बात करते हैं लेजिस फेयर क्या है। लेजिस फेयर शब्द जो है डियर, लेजिस फेयर जो शब्द है, ये शब्द फ्रेंच भाषा का है, जिसका मतलब है मुक्त छोड़ दो, या मुक्त कर दो, या छोड़ दो। लेजिस फेयर, मुक्त छोड़ दो। हस्तक्षेप का सिद्धांत 18वीं शताब्दी का ये आर्थिक सिद्धांत हुआ करता था, जो मुक्त बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है, जो मुक्त व्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है। लेजिस फेयर का मतलब जहां सरकार का नियंत्रण ना हो, या बहुत कम हो सरकार का नियंत्रण, बाजार चलता हो किस पे? डिमांड एंड सप्लाई पे बाजार चलता हो। जिस चीज की मांग हो उस चीज का बाजार में पूर्ति की जाए, जिसके पास पैसे हो उसकी डिमांड पूरी की जाए, जिसके पास पैसे ना हो उसकी डिमांड का कोई भी फर्क ना हो। मगर इस व्यवस्था में बहुत कमियां थी। पढ़ेंगे क्या कमियां थी? इसी व्यवस्था के कारण ही, इसी सिद्धांत के कारण ही, लेजिस फेयर के कारण ही, लेजिस फेयर के कारण ही रशिया की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई। अगर ये सिद्धांत एडम स्मिथ ना देता तो ना तो फ्रांस की क्रांति होती, ना ही क्रांति होती, रशिया की क्रांति होती। भारत में भी काफी ढंग से ये सिद्धांत की बात की जाती है। बढ़ेंगे इसको आगे, आप लोग इसको पढ़ते होंगे बहुत जगह, लेजिस फेयर शब्द, उसका कंसेप्ट मैंने बता दिया है। आर्थिक सिद्धांत है जो मुक्त बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार है। पूंजीवादी शब्द हमारे लिए एक नया आ गया है, आगे डिक्टेट करता हूं पूंजीवादी क्या है। इन्होंने एक कंसेप्ट और दिया था, वो कंसेप्ट क्या था? 4 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, 4 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन गिवन बाय एडम स्मिथ। इन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे टैक्सेशन के। वो टैक्सेशन के 4 सिद्धांत आज भी लागू हैं, आज भी वो लागू हैं, स्टिल प्रिवेलेंट टुडे, वो आज भी चलते हैं 4 सिद्धांत। उससे 4 टैक्सेशन के सिद्धांत में पहला सिद्धांत क्या था? समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत क्या? आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ते होंगे एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक में, हिस्ट्री की बुक में पढ़ाया गया है, वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक में पढ़ाया गया है, 11वीं की किताब में, 11वीं कक्षा में, उसमें पढ़ाया गया है आपको कि फ्रांस का समाज 4 हिस्सों में बटा हुआ था। सबसे ऊपर के लोग जो है ना टैक्स दिया करते थे, ना ही वो मेहनत किया करते थे। इसी चीज का विरोध करता है एडम स्मिथ। वो कहता है समानता का सिद्धांत। पहली बात, राज्य कोई भी टैक्स लगाए उस टैक्स में
टैक्स को लगाने वाले और जिस पे लग रहा है टैक्स और जिसकी दर है टैक्स की, वो सब समान होनी चाहिए। ये नहीं है कि समाज के एक वर्ग के लिए वो कुछ है और दूसरे वर्ग के लिए वो कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, उस टैक्स की दर कितनी है, टैक्स की दर 5% है तो सब पे 5% लगनी चाहिए। आज भी जीएसटी हो गया या इनकम टैक्स हो गया, इस दर पे चल रहा है। निश्चिंता का सिद्धांत, निश्चिंता का सिद्धांत का मतलब ये है, व्यापारियों के लिए अगर टैक्स की दर एक ही रही तो व्यापारी व्यापार कर पाएगा, अपनी लागत का, अपने मुनाफे का, अपनी प्रोडक्शन का, अपनी कैपेसिटी का निशान लगा पाएगा, तरीका लगा पाएगा। अगर निश्चिंता का सिद्धांत नहीं होगा, टैक्स कभी ऊपर होगा, कभी नीचे, कभी 5, कभी 28, कभी 12, कभी 23, तो वो निशान वो अपनी कैपेसिटी का, प्रोडक्शन का, अपने प्रोडक्शन का, अपनी कॉस्ट का, आमदनी का वो नहीं कर पाएगा विचार। इसीलिए निश्चिंता का सिद्धांत होना चाहिए। कम से कम टैक्स प्रणाली, मॉनेटरी पॉलिसी, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो निश्चिंता को लेकर आए। सुविधा का सिद्धांत, सुविधा का सिद्धांत का मतलब ये है, कई बार आपने सुना होगा कि मैं रेलवे स्टेशन पर टिकट तो लेना चाहता हूं मगर यार भीड़ बहुत थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थी, भीड़ के समय में विंडो ज्यादा ओपन करनी चाहिए थी। सुविधा का सिद्धांत भी ऐसा ही है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स को ईमानदारी से भरना चाहते हैं, मगर उन्हें टैक्स का कंसेप्ट नहीं पता, वो कैसे दे जाए, बड़ा ही कंफ्यूजन वाला है। सुविधा नहीं है टैक्स को पे करने की, तो इसीलिए बनाया गया था एडम स्मिथ के द्वारा ये सिद्धांत, जिसके अंदर कहा गया था कि सुविधा का सिद्धांत होना चाहिए टैक्स पेयर के लिए और टैक्स रिसीवर के लिए, टैक्स कलेक्टर के लिए, तीनों के लिए सुविधा का सिद्धांत होना चाहिए। इतना पानी की तरह होना चाहिए, सबको दिख रहा हो, आसानी से सब लोग टैक्स वैक्स दे सके। अर्थव्यवस्था का सिद्धांत, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत का मतलब यह है कि एक व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जो स्ट्रक्चरलाइज हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाना चाहिए जो बिल्कुल ही चल सके, अगर स्ट्रक्चर से हट जाए तब भी हम उसको पे कर सके। जैसे जीएसटी है, जीएसटी फर्स्ट टू एंड तक है। तो ये हमारे 4 सिद्धांत दिए थे, किसने, एडम स्मिथ ने। अब बात करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का क्या परिभाषा है। क्लासरूम में जब भी पूछता हूं कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो लोग एक ही बात बोलते हैं, बच्चे एक ही बात बोलते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स पैसे का विज्ञान है, पैसे का साइंस है। मगर डियर, अगर इकोनॉमिक्स पैसे से संबंधित होती तो एक बात बताओ, हमने एमए करा, बीए करा, एमबीए करा, एमफिल करा, पीएचडी सेकंड ईयर करी, इतना सब कुछ करा, और इतना सब कुछ करने के बाद भी हमें आज तक नोट बनाना नहीं आया, चाहे वो 10 का हो चाहे 100 का हो। जैसे मैकेनिकल में सिखाते हैं ना मशीनों को बनाना, सीएस में सिखाते हैं किसी को सॉफ्टवेयर को बनाना, तो वैसे हमें भी सिखाना चाहिए था इनको 100 का नोट बनाना, कैसे छापते हैं, कैसे बनाते हैं, हाउ टू मेक मनी, ये कंसेप्ट का क्लियर होना चाहिए था हमारे दिमाग में। मगर ऐसा तो है नहीं यार, जहां तक है। तो इकोनॉमिक्स पैसे का साइंस तो है नहीं, और पैसे का विज्ञान ही होता तो इकोनॉमिक्स की बुक में मात्र एक ही चैप्टर होता है, उस चैप्टर का नाम है आरबीआई, सेंट्रल बैंक, जो नोट छापता है, और तो कुछ होता ही नहीं। मगर ऐसा तो है नहीं। तो इकोनॉमिक्स क्या है, ये ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें से आता है इकोनॉमिक्स। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक सामाजिक विज्ञान है। ये स्टेट पीसीएस वगैरह में, जुडिशरी वगैरह में पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स किसका विज्ञान है। इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि इकोनॉमिक्स एक विज्ञान है। इकोनॉमिक्स एक सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, पहला वर्ड है उत्पादन, वितरण, उपभोग, उत्पादन, वितरण, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। कितना उत्पादन किया जा रहा है, उसका वितरण कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करना है। पीडीएस के अंदर 5 किलो गेहूं देना है, 10 किलो गेहूं देना है, पीडीएस के अंदर कितने लोगों को देना है, क्या देना है, अब की बार हमें क्या देना है, मिलेट्स देने हैं, मोटा अनाज देना है, क्या देना है, वितरण किया जाता है। इसका उपभोग किस प्रकार से करना है, तुरंत करना है, नहीं रुक के करना है, या कैसे भी करना है, इसका उपभोग अध्ययन किया जाता है। ताकि, क्यों किया जाता है, अधिकतम लोगों का अधिकतम आर्थिक कल्याण हो सके। देखो सीधी सी बात सुनो, देश कोई भी हो डियर, कोई भी, सबसे पहले बात करें भारत की, अपने भारत की, इंडिया की। इंडिया है डियर, अपना भारत है। तुम्हें पता होगा भारत जो है चाइना को बीट करके, चाइना को पीछे छोड़ के वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बन गया है, जिसके पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन को हम लोग ये भी कह सकते हैं, पॉपुलेशन को हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से हमारे पास मानव पूंजी है, ठीक है ना, ह्यूमन कैपिटल है सबसे ज्यादा। अगर बात की जाए अमेरिका की, यूएसए की, तो डियर यूएसए के पास 2 चीज हैं। यूएसए के पास कैपिटल, पूंजी बहुत ज्यादा है, पैसे वाली फर्म है, पैसा है यूएसए के पास। सेकंड, यूएसए के पास एक चीज और है, टेक्नोलॉजी। मगर डियर यूएसए की पॉपुलेशन ही 48 करोड़ है, तो यूएसए के पास क्या नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा, हम लोग बड़े गर्व से भी कहते हैं कि नासा में 21% जो लोग काम करते हैं वो लोग कौन है, इंडियंस हैं।
अगर यूएसए में बात की जाए डेंटिस्ट की, तो अप्रोक्सीमेटली 50% डेंटिस्ट कौन है? इंडियंस हैं। अगर बात की जाए आई मीन सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के ओनर्स कौन है, अगर बाहर के लोग जो है प्रॉपर्टी के ओनर्स कौन है, तो वो इंडियंस हैं। बात की जाए क्यों, उसके पास क्या नहीं है? उसके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है। बात की जाए साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका के पास हीरे की माइंस हैं, मगर साउथ अफ्रीका के पास हीरे की माइंस तो हैं, मगर उसको प्रोसेस करने वाले, इसको ना रिक्रूटाइज करने वाले, इसको ना साफ करने वाले, इसको ना बनाने वाले, हीरे को बनाने की कैपेसिटी नहीं है। वो इंडिया के पास है। इंडिया की सूरत की मंडी, गुजरात की मंडी में वो होते हैं। तो कुल मिला के कोई भी कंट्री पूरी तरीके से नहीं है संपन्न डियर, और किसी भी देश में कभी भी ना 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती है। गरीबी पूर्ण रूप से, गरीबी पॉवर्टी दूर नहीं हो सकती है। इसीलिए रिसोर्सेज कम होते हैं, उनका मैक्सिमम यूज़ कैसे करें, इसीलिए इकोनॉमिक्स का डेवलप किया गया है, ताकि इकोनॉमिक्स का यही काम है। इसीलिए इसको कहा जाता है द साइंस ऑफ स्कैर्सिटी, मतलब कमी का विज्ञान है ये, दुर्लभता, कमी का विज्ञान। इसीलिए इकोनॉमिक्स की ब्रांच को डेवलप किया गया है। ये जो थोड़े से हैं पैसे, खर्च कर दूं मैं तुम पे कैसे, इसी कंसेप्ट पे काम करता है इकोनॉमिक्स, और इसी का विज्ञान है। संसाधन कौन से हैं? भूमि है, सीमित है। श्रम, ये अनलिमिटेड है, तो पूंजी सीमित है। मशीन सीमित है। उत्पादन की इनकी भी क्षमता होती है, उपयोगिता ये रखते हैं। संसाधन कौन से? संसाधन उसे कहा जाता है जो मानव के लिए उपयोगिता रखते हैं और मानव के लिए साध्य हैं और आसानी से मिल सकते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि ना क्या होते हैं संसाधन। संसाधन की दो विशेषताएं हैं, मानव के जो उपभोग कर सकते हैं, मानव के लिए कल्याण कर सकते हैं, और जिनको आसानी से प्राप्य हैं। ये जो वस्तु है, वस्तुएं व सेवाएं होती है, लोगों को वितरण किया जाता है, अधिकतम कल्याण किया जाता है, अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली को इसी में काम किया जाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है। संसाधन उसका उपयोगिता रखते हैं, वस्तु व सेवाएं लोगों का वितरण करना और अधिकतम कल्याण करना, ये इकोनॉमिक्स है। मगर इंडियन इकोनॉमी, जापानीज इकोनॉमी, ये मैं शब्द सुनता हूँ, ये है क्या? इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डियर इतना ही फर्क है। इकोनॉमिक्स एक थ्योरी का पार्ट है और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक अप्लाइड पोर्शन है। ठीक है, इकोनॉमी एक अप्लाइड पोर्शन है। इकोनॉमी क्या है? एक निश्चित भौगोलिक सीमा में, मतलब भारत की भौगोलिक सीमा, जहां तक भारत की सीमा हो जाती है, समस्त आर्थिक गतिविधियों या समग्र अध्ययन का कार्य, समस्त अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली है। जैसा मैंने कहा कि ये थ्योरी है, ये अप्लाइड पोर्शन है। पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था की एक निश्चित भौगोलिक सीमा में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधियां समग्र अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली है। जैसे इंडिया की जो भौगोलिक सीमा, इसके अंदर जो भी इकोनॉमिक्स की कार्य प्रणाली हो रही है, समग्र आर्थिक अर्थशास्त्र की कार्य प्रणाली हो रही है, उन सबको कहा जाएगा इकोनॉमिक्स। इसीलिए कहा जाता है इंडियन इकोनॉमी और जापानीज इकोनॉमी, चाइना इकोनॉमी। वैगनर, फ्रिक्स, एडम स्मिथ ने बेस तो बना दिया इकोनॉमिक्स का, मगर इकोनॉमिक्स धीरे धीरे डेवलप भी तो होगी डियर, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती है। आज अगर बात की जाए नैनो साइंस, तो नैनो साइंस जो 20 साल पहले थी वो आज थोड़ी ना है। 20 साल पहले जो थी उसके पास कम हमारे पास वो थी, आज इसके पास नॉलेज ज़्यादा है। स्टेम साइंस के बारे में जो नॉलेज थी 20 साल पहले वो कम थी, आज ज़्यादा है। तो इकोनॉमिक्स भी धीरे धीरे डेवलप होगी। फेज 1, फेज 2, फेज 3 के बाद एक बढ़िया फेज आया। वो फेज कौन सा था? ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ध्यान करना डियर, मैं सेक्टर नहीं बोल रहा हूँ, मैं ब्रांचेस बोल रहा हूँ। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स की शाखाएं। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की शाखाएं। इकोनॉमिक्स की 2 शाखाएं बनाई थी। वो किसने बनाई थी? वो रैगनर फ्रिस्क बनाई थी। नोवर्जियन इकोनॉमिक्स थे। वो कौन कौन सी थी? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोलते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और समष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोलते थे मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो ये 2 बनाई थी रैगनर फ्रिस्क ने। डियर सीधी सी बात है, सब्जेक्ट को जितना आसान बनाओगे, जितना स्मूथ बनाओगे, उतना ही सब्जेक्ट डेवलप होगा, और डेवलपमेंट को करने में टाइम लगता ही है। इसलिए रैगनर फ्रिस्क को भी टाइम लगा। इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को बांटा माइक्रो और मैक्रो में। इसीलिए मैक्रो के फादर कहे जाते हैं रैगनर फ्रिस्क, सॉरी माइक्रो के फादर कहे जाते हैं रैगनर फ्रिस्क। अब माइक्रो में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों, व्यक्तिगत उपभोक्ता, फर्म उपभोक्ता का अध्ययन करते हैं। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का मतलब क्या है? माइक्रो में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का मतलब क्या है? जैसे कोई एक कंपनी है, मान लो शैम्पू बनाने वाली कोई कंपनी है, शैम्पू बनाने वाली कोई कंपनी है। जब मान लो कौन सी कंपनी है? वो कंपनी है क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर। क्लिनिक प्लस या हेड एंड शोल्डर की कंपनी जानना चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है, क्या इसमें कुछ कमियां हैं, क्या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, क्या ये आपको आसानी से मिल जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रहा है।
अगर वो एक व्यक्ति के घर जाके सर्वे करती है तो वो पूछती है एक व्यक्ति से कि मेरा प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है, तो उसको कहा जाएगा माइक्रो अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो एक व्यक्ति से संबंधित है। मतलब व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत फर्म से जो अध्ययन करते हैं, एक छोटे पैमाने पर अध्ययन करते हैं, उसे माइक्रो कहा जाएगा। मैक्रो क्या कहा, किसको कहा जाएगा? मैक्रो कहा जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब जो बड़े पैमाने पर अध्ययन करते हैं। मैक्रो का शुरुआत जो है वो ढंग से हो नहीं पाई थी, मगर इसके लिए अपॉर्चुनिटी बनी 1929 में। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, वो कहाँ आया था? ब्रिटेन में। मांग खत्म, डिमांड खत्म, आपूर्ति एक्सिस हो गई, बाजारों में माल पड़े हुए हैं, कोई खरीदार है नहीं, रेट बाजारों में माल पड़े रह गए, रेट मतलब है नहीं, सप्लाई बढ़ गई है, खरीदार है नहीं, कीमतें गिर गई हैं। तो ऐसी कंडीशन थी ग्रेट डिप्रेशन। उसमें एक देवदूत आया ब्रिटेन के लिए, क्या पूरे वर्ल्ड के लिए, आज भी पूरा वर्ल्ड इसी को करता है। 1998 का इंडिया का रिसेशन हो या 2008 का रिसेशन हो, सबको इसी पे करता है। वो व्यक्ति कौन था? जे.एम. कीन्स। जे.एम. कीन्स ने 1936 में, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, 1936 में एक बुक पब्लिश की थी, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। द जर्नल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इंटरेस्ट ऑफ एंड मनी। इसी बुक में उन्होंने बताया था कि अगर राज्य खर्च करे तो डिमांड पैदा होगी, लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, अर्थव्यवस्था सही चल जाएगी। आज भी इस फंडे को माना जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जांपल है डिमांड थ्योरी, सप्लाई थ्योरी, रेंट थ्योरी, मार्केट थ्योरी। डिमांड थ्योरी मतलब मांग सिद्धांत, सप्लाई थ्योरी आपूर्ति सिद्धांत, रेंट थ्योरी ब्याज सिद्धांत, मार्केट थ्योरी बाजार, प्रोडक्शन थ्योरी उत्पादन, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी जिसके बारे में मैंने भी सब एग्जांपल दिया आपको, सीपी क्लिनिक प्लस के बारे में, या उसके बारे में हेड एंड शोल्डर के बारे में। तो कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी उसमें आ गई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक इकाइयों के समुच्चय, एग्रीगेट, संपूर्ण अर्थव्यवस्था या आर्थिक इकाइयों के समुच्चय का अध्ययन किया जाता है किसमें? मैक्रो में। फर्म होगी, फैमिली और गवर्नमेंट, इसका बड़े पैमाने पे किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। इसके एग्जांपल, मैक्रो के एग्जांपल कौन है? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, बजट देश के लिए बनाया जाता, इन्फ्लेशन पूरे के देश में महंगाई होती है, ना कि एक मोहल्ले, ना कि एक घर के लिए होती है। बजट पूरे देश के लिए बनाया जाता है, ना कि एक व्यक्ति के लिए बनाया जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी, वो होती है पूरे देश के लिए होती है, बड़े पैमाने पर होती है, ना कि छोटे पैमाने। नेशनल इनकम अपने आप बता रही है, राष्ट्रीय आय पूरे देश के लिए होगी, ना कि एक छोटे पैमाने पे होगी। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति एक के लिए नहीं होगी, पूरे देश के लिए आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी पूरे देश के लिए बनाई जाती है, राजकोषीय नीति ना कि एक व्यक्ति के लिए बनाई जाती है, राजकोषीय नीति। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग देखी है, माइक्रो और मैक्रो के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। अब इसके अंदर कुछ चीजें याद रखना, कुछ चीजें मतलब समझने के लिए है कि माइक्रो और मैक्रो की क्या व्यवस्था है, वो थोड़ा सा क्लियर सा हो जाए आपके दिमाग में। और इससे तो खैर क्वेश्चन भी आ चुका है, यूपीपीसीएस 2017 या 18 में आ चुका है, यूपीएससी 2017 में आ चुका है या 2019 में आ चुका है। इस कंसेप्ट से क्वेश्चन कि ये हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ, ठीक, प्री में क्वेश्चन आया था। देखो ध्यान रखना, कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं है, क्लियर करना कंसेप्ट को थोड़ा सा, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं, क्लियर सी बात है, थोड़ी सी स्ट्रेटजी कंसेप्चुअल होनी चाहिए। तो देखो ये क्या लाइन कहता है, इसको डिक्टेट करता हूं मैं, पहले आप मैं लाइन को डिक्टेट करता हूं क्या कहता है। ये कहता है समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से यह समझा जा सकता है, मैक्रो, समष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से यह समझा जा सकता है सॉरी, समझा जा सकता है कि एक अर्थव्यवस्था के संपूर्ण चर किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अभी बताया ना, गवर्नमेंट, फर्म, गवर्नमेंट, फैमिली, ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था यही तो है डियर, इसी के तो चर हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वेरिएबल किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे देश की जीडीपी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, देश की जीडीपी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो आयात भी बढ़ेगा, परंतु आयात घट भी सकता है। लाइन पढ़िएगा इसको यूपीएससी वाले, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कंसेप्ट को थोड़ा समझना है डियर। देखो पहले तो मैं बता चुका हूं, गवर्नमेंट है, फर्म है और फैमिली है, ये सब एक बड़े पैमाने पे काम करते हैं, इसीलिए मैक्रो का पार्ट है।
ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा एक बात और देखना, क्वेश्चन ये यूपीएससी ने पूछा था, जीडीपी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रुथ है या फॉल्स है? जीडीपी बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा डियर। जीडीपी मतलब क्या? किसी भी राज्य किसी भी देश में, किसी भी राज्य किसी भी देश में उत्पन्न होने वाले वस्तुओं व सेवाओं की कीमतें हैं, अंतिम कीमतें। पढ़ेंगे इसको नेशनल इनकम चैप्टर डिटेल में, यहां डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब जीडीपी ज्यादा होगी किससे ज्यादा होगी? छत्तीसगढ़ की जीडीपी कम होगी और दिल्ली की जीडीपी ज्यादा होगी, तो महंगाई भी दिल्ली में ज्यादा होगी, इन्फ्लेशन भी दिल्ली में ज्यादा होगी, ना कि छत्तीसगढ़ में होगी। ध्यान रखना इस बात को। ग्वालियर की जीडीपी कम है, भोपाल नहीं, इंदौर की जीडीपी ज्यादा है, तो इंदौर में इन्फ्लेशन भी ज्यादा होगी, ना कि कम होगी। ट्रुथ है, ये बात सही है। और जीडीपी बढ़ेगी तो आयात भी बढ़ेगा, फैक्ट है ये बात। जीडीपी भारत की बढ़ती जा रही है, 2027 बढ़ता है, 2027 में हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो डियर सीधी सी बात है, आयात भी बढ़ेगा। आयात का मतलब इंपोर्ट बढ़ेगा, इंपोर्ट का मतलब क्या? धीरे धीरे जो प्रोडक्शन कम होता था वो ज्यादा होगा, तो इंपोर्ट के लिए हमें हर चीज में, अपन तो इंडिपेंडेंट तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे भारत सेमीकंडक्टर और चिप को भी इंपोर्ट कर रहा है, परंतु आयात घट भी सकता है। जैसे अभी भारत सेमीकंडक्टर और चिप को इंपोर्ट कर रहा है, मगर भारत में अगर करंट अफेयर आप पढ़ रहे होंगे तो भारत ने सेमीकंडक्टर और चिप के बनाने के प्लांट जो है 3 भारत में लगा दिए हैं, मगर वो 3 से 4 साल में लगेंगे। मगर अभी जीडीपी बढ़ रही है तो अभी आयात भारत उनको कर रहा है, चिप को। धीरे धीरे आयात उसको घट भी सकता है, मतलब धीरे धीरे चिप का और सेमीकंडक्टर आयात घट भी सकता है, ठीक है ना। तो ये लाइन ट्रुथ है सारी। मैक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र में चरों की आपसी अंतःक्रिया व प्रभावों का अध्ययन का ध्यान नहीं रखा जाता। ध्यान का मतलब है उनकी कनेक्टिविटी का। से का मार्केट नियम का लॉ जो है ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जो मार्केट का करेंगे। वैसे ये से का मार्केट नियम जो है ये कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। जैसे सप्लाई बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी। मगर जेएम कीन्स ने इसका विरोध किया था 1936 में। उसने ये कहा था कि सिंपली नॉट ट्रू, ये सिंपली नॉट ट्रू है। द डिमांड रेदर देन द सप्लाई इज द की वेरिएबल दैट डिटरमाइन द ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारा कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, वो मांग कंसेप्ट में हम लोग इसको पढ़ेंगे। से का लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है से। नेक्स्ट, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि बड़ा गर्व के साथ है कि सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की एकमात्र ब्रांच जो है वो कौन सी है? इकोनॉमिक्स है, जिसमें नोबेल मिलता है, तो उसी को देखते हैं। द फर्स्ट नोबेल प्राइज इज इकोनॉमिक्स साइंस वाज अवार्डेड, इकोनॉमिक्स साइंस का लिखा है डियर, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स साइंस वाज अवार्डेड टू द रैगनर फ्रिस्क एंड जैन टिम्बरगेन इन 1969। 1969 से शुरू हुआ था ये, ना कि 1901 से शुरू हुआ था। अवार्डेड बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। तो रैगनर फ्रिस्क को दिया गया था मैक्रो और माइक्रो के लिए, मगर 2024 में तो दिया नहीं गया किसी को। 2023 में दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन जो हार्वर्ड की प्रोफेसर है, उन्हें क्यों दिया गया है ये देखते हैं। फॉर एडवांसिंग द वर्ल्ड लेबर अंडरस्टैंडिंग द वुमेन प्रोग्रेस इन द लेबर वर्कफोर्स। वर्कफोर्स में महिलाओं का योगदान है, क्यों है, क्या है, क्या काम का है, इस सब के लिए दिया गया था, इन्हें अवार्ड दिया गया था। ठीक है। अब भारत की इकोनॉमी जो अगर $5 ट्रिलियन करनी है, तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी यही कहती है कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए महिलाओं का योगदान होना बहुत जरूरी है। भारत में महिलाएं जो है 49% का शेयर रखती हैं। 49% शेयर के अंदर अगर वो इकोनॉमी को डेवलप करने में योगदान देती हैं, तो भारत का आसानी से वो टारगेट को अचीव कर सकता है $5 ट्रिलियन की, और भारत विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जैसे भारत में 5 चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने अभी एडम स्मिथ के बारे में कहा था, मुक्त अर्थव्यवस्था के शब्द इस्तेमाल के लेजिस्फेयर के बारे, वो हैं क्या, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डियर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। विश्व में सबसे पहले जो वर्ल्ड में सबसे पहली इकोनॉमी आई ना, वर्ल्ड की जो फर्स्ट इकोनॉमी आई वो कौन सी थी? वो थी, वर्ल्ड की जो फर्स्ट इकोनॉमी थी वो थी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उससे पहले कभी ऐसा सिस्टम था नहीं कि इकोनॉमी को ध्यान से देखा जाए। डियर, सबसे पहले ब्रिटेन में, आपको याद हो तो, इकोनॉमिक्स प्रणाली, पहले ये देखते हैं क्या है, फिर आपको बताता हूं मैं इसकी कहानी क्या है क्या नहीं है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पादन के कारक है, कारण नहीं है, कारक है। उत्पादन के कारक पूंजीगत सामान जो भी होगा, पूंजीगत सामान का मतलब फैक्ट्री में जो कंपनी के अंदर जो प्लांट वो है। श्रम, प्राकृतिक संसाधन व उद्यमिता पर निजी व्यवसाय, ध्यान देना डियर, फीचर है इसका, निजी व्यवसाय का नियंत्रण होता है। इसमें सभी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन, बाजार की मांग व आपूर्ति, ये इंपॉर्टेंट है, बाजार की मांग आपूर्ति पर होता है। इसका उद्देश्य
सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है, सरकार की भागीदारी कम होती है, हस्तक्षेप जिसके बारे में भी डिस्कस करा है हमने सिद्धांत होता है। ये किसने दिया? ये दिया था एडम स्मिथ ने। देखो डियर, सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहां पे आया? सबसे पहले ब्रिटेन में आया। सबसे पहले ब्रिटेन में जब आया तो हालात ये हो गई, मांग बहुत बढ़ गई अचानक ही। ब्रिटेन का पूरे वर्ल्ड के लेवल पे ब्रिटेन के लोगों पे का अधिकार था, कंपनियों देशों पे सप्लाई करी गई, डिमांड बढ़ गई, मगर इसके साथ साथ क्या नहीं बढ़ पाया? इसके साथ साथ बढ़ नहीं पाई सप्लाई। सप्लाई क्यों बढ़ेगी? प्रोडक्शन होगी, क्योंकि वर्कफोर्स नहीं थी, क्योंकि मशीनें तो थी नहीं ना इतनी। मशीनें थी नहीं इतनी। आखिर में मशीनें को इंतजाम, मशीनें बनाने के लिए भी वर्कफोर्स चाहिए, मशीनों को चलाने के लिए भी वर्कफोर्स चाहिए। सबसे पहले कृषि से मजदूरों को शिफ्ट करा, कृषि से लोगों को शिफ्ट करा गया मजदूरी के बनाने के लिए फैक्ट्रियों में, मगर बात बनी नहीं। आखिर में महिलाओं को बनाया गया मजदूर, इससे भी बात नहीं बनी। आखिर में बच्चों तक को लगा दिया गया कारखानों में। वो माचिस की तिल्लियां बनाते, छोटे छोटे अपने हाथों से मसाला लगाते माचिस के ऊपर, रेड फास्फोरस आपने सुना होगा। चिमनियां जो होती थी कारखानों की वो छोटी होती थी, बीड़ी होती थी, नैरो गेज की होती थी। उनको साफ करने के लिए लगाया जाता था बच्चों को, उनको घुसा दिया जाता था, वो छोटे होते थे, आराम से घुसा दिया जाता था। कारपेट उद्योग ने इनका बड़ा इस्तेमाल करा। कारपेट के अंदर जो आप देखते हैं ना, छूते हैं जब ना, रोए रोए नजर आते हैं आप लोग, लगता है हाँ बढ़िया है कारपेट। वो रोए रोए छोटे छोटे बनाने के, धागे बनाने के लिए वो कैंचियों को दबा के वो चलाया जाता था उनको काटने के लिए, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। और ये काम बड़ी उंगलियां जो है ना वो नहीं कर पाती थी, छोटी छोटी उंगलियां कर पाती जिससे बारीक बारीक कट जाए वो, और इस काम में लगाया जाता बच्चों को। हालात ये थे, मजदूर शहर में इतने बढ़ गए, लोग इतने बढ़ गए, जनसंख्या इतनी बढ़ गई, सोने के लिए लोगों को मकान नहीं मिल रहा था। लोग सोते थे घंटों के हिसाब से। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक फोटो बड़ा है कि लोग अखबार लेके पढ़ रहे हैं रोड पे, और वो नीचे लिख रही है एनसीईआरटी की ना, ऊपर घर में लोग सो रहे हैं 4-4 घंटे के लिए। वो सोएंगे तो वो आएंगे तो ये सोएंगे, इसके बाद व्यवस्था चलेगी। ऐसी गंदी अर्थव्यवस्था बन गई थी, और वो उसका कारण एक ही था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। क्यों, क्या कारण था? जितने भी प्राकृतिक प्रोडक्शन के कारण है, सम्मान, श्रम, प्राकृतिक संसाधन, उद्यमिता, सब पर निजी व्यवसायियों का हाथ। और निजी व्यवसाय क्या करते हैं? सिर्फ बाजार की मांग के लिए वो ही बनाते हैं जो बाजार में बिक सकता है, व्यापारी जिसके लिए पैसा दे सकता है, और उसका काम एक ही होता है, वो होता है क्या? लाभ कमाना। और है स्टेप का सिद्धांत, सरकार का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मगर क्या ये हमेशा चल पाएगी? एक्शन का रिएक्शन तो डियर होता ही है। आज तुम ये चला रहे हो तो कोई ना कोई विरोध तो होगा ही होगा। इसका रिएक्शन का रिएक्शन हुआ, पूंजीवादी की जगह फिर एक नई अर्थव्यवस्था आई जिसे कि सोशलिस्टिक अर्थव्यवस्था कहा गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उल्टा होता है जो भी होता है पूंजीवादी में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर जो प्रोडक्शन है, पूंजीवादी में प्रोडक्शन के साधनों पर निजी स्वामित्व है, तो समाजवादी में क्या होगा? सरकारी स्वामित्व। समाजवादी में उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है। सरकार केंद्रित अर्थव्यवस्था होती है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता जो पूंजीवादी की तरह होता है, बल्कि क्या होता है? सामाजिक कल्याण। इस प्रकार सामाजिक कल्याण मतलब ये पूंजीवादी के अपोजिट होगी। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का सबसे पहले हमें जिसने इसके बारे में बताया था वो कौन थे? नाम सुना होगा, एक ग्रेट व्यक्ति थे, मैं तो ग्रेट ही कहता हूं उन्हें। वैसे उनकी पुस्तक, वैसे उनकी किताब अगर आपके रूम पे पा जाए तो पुलिस उठा के ले जाती है। बहुत ग्रेट व्यक्ति हैं। कार्ल मार्क्स। डियर, मानो या मत मानो, आज भी कार्ल मार्क्स जिंदा है। जैसे कहते हैं ना, गांधी जी मर सकता है, गांधीवाद नहीं मर सकता, वैसे कार्ल मार्क्स मर सकता है। उसकी पुस्तक को तुम उठा ले जाओ, मगर कार्ल मार्क्स फिर भी सही कहता है। उसका तरीका गलत हो सकता है, मगर जो उसने मर्म, जो उसने दर्द उठाया वो सही हो सकता है मजदूरों का। आज भी मजदूरों का यही हाल है जो उस व्यवस्था में है, और सरकार ने भी यही हाल कर रखा है। शिक्षा है, रोजगार, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, न्याय है, हर जगह प्रॉब्लम है, और सरकार इन मुद्दों पे ध्यान नहीं देती है। अगर सरकार ध्यान देती है, कार्ल मार्क्स अगर होते तो उनकी किताब पढ़ते तो पता लगता क्या चीज़ है। चलो छोड़ो, वो उसकी बात है, वो सोशियोलॉजी की बात है, ज़्यादा डिपेंड की। कार्ल मार्क्स ने एक किताब लिखी थी, दास कैपिटल, जिसमें उसने सबसे पहले बताया था कि
विश्व को अगर कोई इकोनॉमी चला सकती है तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी चला सकती है, मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था चला सकती है। ठीक है, जब आ जाए क्वेश्चन आ जाए हु गिवन द फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ रशियन कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल होगा। अगर आ जाए विच कंट्री अप्लाई द फर्स्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो उसका आंसर होगा रशिया। तो यहां से इसको हो गया। तो यहाँ पे सर्वप्रथम अर्थव्यवस्था किसने अपनाई करी? रशिया ने अपनाई थी। कीमतें किसने निर्धारित करी? सरकार ने करी। प्रतिस्पर्धा क्या होती है? शून्य होती है, शून्य बाय शून्य होती है। आय का वितरण क्या होता है? समान सा होता है, जैसे रशिया में था। मगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी डियर प्रॉब्लम बहुत है। सारा काम राज्य कर रहा है, सारा काम सरकार कर रहा है। घर के में तुम आ रहे हो, दूध की बोतल तुम्हें दे रहा है, ब्रेड तुम्हें दे रहा है, सारी चीज तुम्हें दे रहा है, रोटी तुम्हें दे रहा है, तो काम क्यों करोगे तुम लोग? कोई करेगा काम? मैं भी नहीं करूंगा यार काम। अगर मेरे घर में भी कोई दे जाए, कोई गारंटी ले ले कि भाई खाने पीने का नवीन चिंता मत कर यार, तेरे घर में हम भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो काम क्यों करेंगे हम लोग? सीधी सी बात है यार। तसल्ली हो जाती है लोगों को जब सब समान है। एक होता है ना, मतलब आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है कि यार आप आईएएस बन गए, अब आप आईएएस बन गए, मैं नहीं बन पाया, मैं एसडीएम बन पाया, तो वो प्रयास करता है आईएएस बनने का। तो समाज इसी पे चलता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था चली तो बढ़िया, उम्मीद तो बढ़िया है, मगर इसका कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल उठाया। गलत इस्तेमाल क्यों उठाया? उन्होंने काम करना बंद कर दिया, उन्होंने ग्रोथ करनी बंद कर दी, रिसर्च बंद कर दी, आरएनडी बंद कर दी। किसी भी प्रकार से आरएनडी का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसने बंद कर दी, मतलब देश डेवलपमेंट नहीं कर पाए। कई देशों में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। समाजवादी अर्थव्यवस्था कब तक फ्री का खिलाएं यार? प्रोडक्शन तो हो नहीं रही है, कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है। तो लोगों ने सोचा कि यार ये इकोनॉमी भी सही नहीं है, तो एक नई इकोनॉमी अपनाई गई। इन्होंने कहा पुरानी इकोनॉमी भी सही थी, नई इकोनॉमी भी सही है कुछ, तो दोनों को मिला के देखो क्या हो सकता है। तो एक नई इकोनॉमी का जन्म हुआ, पूंजीवादी और समाजवादी को मिला के उसको कहा गया मिक्स इकोनॉमी, मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये क्या है? उत्पादन के साधन निजी, कैपिटलिस्टिक में होता था निजी, सार्वजनिक किसमें होता था? कैपिटलिस्ट समाजवादी में। तो दोनों को अपनाया गया। पूंजीवाद का सिंबल निजी, समाज सार्वजनिक का सोशलिस्ट इकोनॉमी का अपना। दोनों के पास होता है बाजार की ताकतें कीमत, मांग व आपूर्ति निर्धारित करती हैं। एकाधिकार व भेदभाव को रोकने के लिए कुछ सरकारी नियंत्रण निगरानी होती है। जैसे एकाधिकार और भेदभाव को रोकने के लिए सरकारी नियंत्रण निगरानी होती है। जैसे अभी सिक्किम में बाढ़ आई, कुछ लोग डूब गए, कुछ लोग फंस गए, टूरिस्ट फंस गए। जो 5,000 रुपए का फेयर हुआ करता था फ्लाइट का, उसका एकदम अचानक हो गया 35,000 40,000 रुपए हो गया। सरकार ने तुरंत उनको कहा कि अगर तुमने ना फेयर ज्यादा लिया, तुमने ब्लैक मनी करी, तुमने ब्लैकमेल किया, तुमने ब्लैक मनी क्रिएट करी और ब्लैकमेल करा लोगों टूरिस्ट को, तो हम लोग तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। तुरंत फेयर 35,000 से नीचे आया और जनता दोबारा अपने घर घर पहुंची है। इसीलिए कहते हैं मिक्स इकोनॉमी बढ़िया हो गई है। कुछ सरकार कर रही है, कुछ प्रोडक्शन कर रही है सरकार, कुछ कर रही है कौन? एसबीआई बैंक है। एसबीआई बैंक सरकारी है, कुछ वो कर रहा है देश का कल्याण, देश के लोगों को सेवाओं दे रहा है। कुछ आईसीआईसी बैंक है, देश के कुछ लोगों को वो सेवाएं दे रहा है। कुल मिला के दोनों व्यवस्था चल रही है और सबसे बेस्ट मॉडल है इस समय अपना मिक्स इकोनॉमी। ठीक है, कुछ और देखते हैं इसके बारे में। मिक्स इकोनॉमी में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारे यहाँ था ना प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग कमीशन 2015 में मोदी जी ने बंद कर दिया, वही प्लानिंग कमीशन की बात चल रही है। उसी का नया भाग नीति आयोग है, वो भी कुछ ऐसे ही काम करता है। आर्थिक नियोजन इसकी अनूठी विशेषता है। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था 1948 में ही अपना ली थी। एक बात बता रहा हूं तुमको, बहुत गर्व होगा तुम्हें इस बात को सुनकर। भारत ने एशिया में जापान भी आता है, एशिया में चाइना भी आता है, एशिया में ताइवान भी आता है, एशिया में भारत भी आता है, पाकिस्तान भी एशिया में, बांग्लादेश भी एशिया में आता है। एशिया में भारत पहला देश था जिसने 1948 में ही अपने सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना ली थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने वाला एशिया का फर्स्ट कंट्री है। जापान भी नहीं है, चाइना भी नहीं है, पाकिस्तान तो चलो छोड़ो, वो क्या होगा, वो है इंडिया। और वो कौन है? 1948 में बना ली थी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सब जेएम कीन्स ने ही डेवलपमेंट इसका किया था। ये हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक नेक्स्ट है बंद, क्लोज। नेक्स्ट है क्लोज। क्लोज इकोनॉमी होती है जिसमें आयात निर्यात बंद होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद होता है। ये अर्थव्यवस्था कहीं भी वैसे पूरी तरीके से पाई नहीं जाती, मगर फिर भी कुछ बुक लिखती हैं कि ये व्यवस्था अभी भी चल रही है। कहां पे चल रही है? साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में चल रही है। ये अभी भी कुछ बुक लिखती हैं, मगर नॉर्थ कोरिया में भी पूरी तरीके से चल नहीं रही है। नॉर्थ कोरिया के अंदर सब्जियां, वेजिटेबल्स नहीं होती है, वो मंगाता है, अमेरिका से मंगाता है, वो भी तो है नहीं। मगर फिर भी अगर कोई पूछे कि ना एक क्लोज इकोनॉमी क्या होती है, तो क्लोज इकोनॉमी वो होती है जिसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है? बंद होता है। नेक्स्ट है
खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी जिसमें आयात निर्यात एग्जिस्ट करता है, आयात निर्यात चालू है। आयात निर्यात का मतलब क्या है? आयात निर्यात का मतलब जैसे इंपोर्ट कितना भी हो सकता है, एक्सपोर्ट कितना भी हो सकता है, कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है, सरकार से सरकार से किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और ये क्या भारत में शुरू से था? नहीं, भारत में शुरू से नहीं था ये। भारत में शुरू से होता तो बात क्या होती? भारत की इकोनॉमी इस प्रकार से थी नहीं कि भारत में की इकोनॉमी तो कंट्रोल इकोनॉमी थी, लाइसेंस की इकोनॉमी थी। इसके लिए एक व्यक्ति ने एक प्रयास नहीं किया, इसके लिए 3 व्यक्तियों ने प्रयास किया कि भारत की इकोनॉमी को ओपन हो जाए। 1991 एक ऐसा समय था भारत का जिसके पास, भारत के पास कुल कहा जाता है कि 7 दिन के लिए ही इंपोर्ट करने के लिए पैसा था, इससे ज़्यादा नहीं था। देश में क्राइसिस थी, सब चीज़ें हम सुई से लेकर सब चीज़ें हम लोग इंपोर्ट किया करते थे। भारत में कुछ खास बनता नहीं था, बाटा का जूता बनता था, बाटा का छोटी मोटी चीज़ें बनती थी, इस पर भी सरकार के नियंत्रण होते थे। इवन एक बुक में मैंने तो खुद पढ़ा कि धीरू भाई, जब धीरू भाई ने विमल शूटिंग्स का नाम सुना होगा आपने, विमल शूटिंग्स के ओनर हैं धीरू भाई। धीरू भाई ने कंपनी के लिए लाइसेंस लेने के लिए जब आवेदन किया तो सरकार ने पूछा क्या बनाना है, तो उन्होंने कहा साड़ी बनानी है। तो सरकार ने पूछा साड़ी दिखाओ कैसी बनानी है, तो धीरू भाई ने फर्स्ट सैंपल जो दिखाया साड़ी का, वो वाइट कलर की साड़ी का सैंपल था। तो धीरू भाई ने जब साड़ी की परमिशन मिल गई, उन्हें साड़ियों की प्रमोशन कर दी, और धीरू भाई फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने साड़ियों की और विमल शूटिंग के नाम से शूटिंग्स की मॉडल की, इंडियन मतलब महिला मॉडल जो है उन्होंने टीवी पे दिखाई थी। बाद में इनको मैसेज दिया गया कि आप लोगों ने गलत करा है। तो धीरू भाई ने कहा गलत क्या किया भाई, साड़ी बनाने का लाइसेंस आपने दिया है, ये आपके लाइसेंस की कॉपी रही। तो उन्होंने कहा कि आपने जो लाइसेंस दिया है हमने वो वाइट साड़ी बनाने के लिए दिया, आपने तो ब्लैक रेड सब बना दिए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो नमूना दिया था हमें, जो मॉडल दिया था वो वाइट साड़ी का दिया था हमने, तो वाइट साड़ी ही बना सकते हैं आप, इसका लाइसेंस है, और कोई रंग की साड़ी नहीं बना सकते आप। तो रंग की साड़ी बनाने में भी परमिशन की आवश्यकता थी। ये एक देश था हमारा, मगर फिलहाल तो ऐसा है नहीं। ऐसा किसने करा? ऐसा दौर हुआ 1991 में हुआ। ये 1991 में कुछ लोगों ने प्रयास किया 1991 में, और देश में लाई गई एलपीजी। एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, एल स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, पी स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। मतलब एल का मतलब लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, उदारीकरण। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। एलपीजी कौन लेके आया? फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, जो देश के हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और उस समय तीनों की तिड़की थी, आरबीआई के गवर्नर सी रंगराजन। अभी एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था डियर, उसमें पूछा गया था कि भारत में जब एलपीजी लाया गया तो उस समय देश में कौन था आरबीआई गवर्नर? तो लोग जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें मनमोहन सिंह याद था, लूसर में मनमोहन सिंह था, टीचर में मनमोहन सिंह लिखाया था। मगर एग्जाम आज की डेट में उनसे नहीं आते हैं डियर, बहुत बड़े वाइड प्रोस्पेक्ट्स में एग्जाम आ रहे हैं। नॉलेज अपनी यहाँ नहीं, नॉलेज यहाँ होनी चाहिए, और एग्जाम का लेवल ये आयोग यहाँ होना चाहिए, तभी निकल पाएगा एग्जाम। अगर नॉलेज यहाँ रही, एग्जाम यहाँ रहा, नॉलेज यहाँ रही और आयोग यहाँ रहा तो एग्जाम नहीं नहीं पाएगा, मतलब ही नहीं है। तो हम लोग बेसिक टू, जैसे मैंने अपनी उसमें कहा कि बेसिक टू एडवांस हम लोग चलेंगे फर्स्ट वीडियो में, तो हम लोग वैसे ही चल रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई गवर्नर थे सी रंगराजन, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तीनों की तिड़की मिली तब जाके हमारे यहाँ एलपीजी लाई गई, भारत की खुली अर्थव्यवस्था अपनाई गई कि भारत में इंपोर्ट कर सकते हैं हम लंबोर्गिनी और एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम अपनी थार। ध्यान रखना। और एक बात बताता हूँ, बड़ा गर्व का विषय होगा आपके लिए, बड़ा गर्व का विषय। लंबोर्गिनी कार अगर हम इंपोर्ट करते हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े ट्रैक्टर के एक्सपोर्टर जो है ना वो हम लोग हैं, और वो कंपनी है महिंद्रा। ये मैं सोच रहा महिंद्रा का तो ट्रैक्टर ही नहीं आता, वर्ल्ड लेवल पे महिंद्रा ने बहुत अच्छे प्लांट लगा रखे हैं ट्रैक्टर के, इंडिया में नहीं है, चलो उनका ये थोड़े पैमाने पे होगा, मगर वर्ल्ड में बहुत अच्छी कम लेवल पे। वर्ल्ड में अगर कहीं भी ट्रैक्टर है तो वो है इंडियन ट्रैक्टर है, और वो कौन सा सबसे ज़्यादा बिकता है? महिंद्रा का बिकता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये कैसे हो पाया? ये हो पाया एलपीजी के द्वारा। वर्तमान में केवल 5 उद्योगों को उद्योग एंड विकास विनिमय एक्ट 1951 के तहत लाइसेंस की आवश्यकता है। पहले सभी उद्योगों को लाइसेंस की व्यवस्था थी। 1991 में 18 उद्योगों करी गई, 18 से घटकर अब 5 ही उद्योग है जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, और किसी की नहीं है, और वो होनी भी चाहिए।
ये नोट कर लेना, पीडीएफ आपको दी जाएगी। मादक पदार्थ है, सिगार है, इलेक्ट्रिक आइटम है, 4 है, 5, ये 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है, बाकी किसी के लिए अभी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये उद्योगों के लिए कभी भी आप व्यापार कर सकते हैं इनमें, और ये जरूरी भी है। कुछ रसायन है जो फेमस, जो खतरनाक है उनके लिए। सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की बात नहीं हो रही है, परमाणु, रेलवे इसमें करते हैं। ये सार्वजनिक क्षेत्र के नहीं, प्राइवेट क्षेत्र के लिए भी चाहिएगा। 1991 में 18 उद्योगों को लाइसेंस की रिजर्व था, 18 उद्योग की सूची बिगड़कर 5 रही, जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वो एक नए टाइप की इकोनॉमी देखते हैं, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। हर टीचर पढ़ा रहा है, बुक में है, पूंजीवादी है, इंडियन इकोनॉमी है। अब एक टाइप की इकोनॉमी और देखते हैं जो आजकल एग्जाम में आ रखी है, सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है ये देखते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी का संबंध प्रदूषण समस्या, जैव विविधता हानि व जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी हानि, क्लाइमेट चेंज से है। इसमें 3R पर जोर दिया जाता है। यही क्वेश्चन आया था डियर 2022 में कि 3R इकोनॉमी का क्या अभिप्राय है, 3R इकोनॉमी में क्या क्या आता है। 3R इकोनॉमी में उसमें जो ऑप्शन दिया गया था 3R इकोनॉमी थी, मगर अब परिवर्तन थोड़ा सा हो चुका है। 3R इकोनॉमी में रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। रिड्यूस मतलब उपभोग कम कीजिए, रीयूज दोबारा कीजिए उसका, रिसाइकिल अगर वो खराब हो गया है तो दोबारा उसको बना लीजिए, ये थी। मगर अब WHO ने नई कर दी है व्यवस्था। अब वो कहता है 3SR नहीं, 3R के साथ हम लोगों को अपनाना पड़ेगा 5R, ठीक है, प्लस 2R और हो गए हैं। अब टोटल कितने हो गए हैं, टोटल 5R हो गए हैं। अब उसने रिपेयरिंग और रिफर्बिशिंग का अलग से बना दिया है हमारे पास। रिफर्बिशिंग का मतलब क्या है, सोफा अगर आपका खराब हो गया है, अगर ठीक हो सकता है तो उसको ठीक करवा लीजिए, उसको नया ना लीजिए, ठीक है। और रिपेयरिंग का मतलब क्या है, रिपेयरिंग का मतलब ये है कि भारत में जैसे छोटे मोटे मोबाइल हुए, टीवी हुए, फ्रिज हुए, छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट हुए, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें खराबी आई उसको फेंक देते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी भारत में ना कानून आ रहा है रिपेयरिंग का। हर कंपनी जितने भी पार्ट्स देगी उसको अवेलेबल करवाएगी इंडिया में। जैसे सैमसंग है, विदेशी कंपनी है, या फिर ना एप्पल है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के पार्ट्स अवेलेबल करवाएंगी और प्रोडक्ट के पार्ट अवेलेबल करवा के उसको रिपेयरिंग के लिए भी उसको देंगी, रिपेयरिंग को भी ट्रेनिंग करेंगी, रिपेयरिंग का भी सिस्टम बनाएंगी। ये नहीं है कि आप लोग नया ही खरीदो जैसे एप्पल करती है या अदर कंपनीज करती हैं, क्योंकि उससे क्या है, कुल मिला के डियर सही सीधी सी बात है, रिसोर्सेज कम है देश में, ठीक है ना। किसी भी देश में रिसोर्सेज कम है और पैसे वाले लोग उस पर खेल रहे हैं, और रिसोर्सेज का भुगतान किसको करना पड़ता है, मानो या मत मानो यार, दिल धड़कता है, दिल में दिक्कत होती है। और वो कौन है, वो रहने वाले आदिवासी हैं यार, क्योंकि बड़ी बड़ी विडम्बना है, बड़ी विडम्बना है। सोना, चांदी, पारा, जिंक, कहीं भी कोई भी अगर रिसोर्सेज है ना, वो जंगलों में है, पहाड़ों पे है, और जंगलों पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी हैं। और कीमत चुकाते कौन है, वो चुकाते हैं आदिवासी। और लोग क्या करते हैं, एंजॉय किसका करते हैं, रिसोर्सेज का, अपने पैसे पे कहते हैं, मगर पैसे पे जो चुकाए होंगे आपने, मगर उनका जीवन दान दे के वो रिसोर्सेज आए हैं। तो डियर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कम होना चाहिए कहीं ना कहीं। पहाड़ों से पानी निकलता है। एक मैं हिमाचल गया था, हिमाचल घूमने गया, हिमाचल में अभी भी याद है मेरे को, हिमाचल घूमे तो खैर मुद्दत हो गया, मगर उसकी बात, एक प्रोफेसर की बात अभी तक याद है मुझको, हिम्मती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी की बात अभी तक याद है। प्रोफेसर थे वो, सॉरी उत्तराखंड में हिम्मती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे वो, साइंस के। उनकी बात आज तक याद है मेरे को। पहाड़ों की बात चल रही थी, मैंने कहा बहुत खूबसूरत है पहाड़ आपके, और बहुत अच्छी जगह है हेल्थ के लिए। तो उन्होंने बहुत सही कहा था कि नवीन, पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम नहीं आता। पहाड़ों की जवानी का मतलब पहाड़ों पर रोजगार नहीं है यार। जैसे लोग भी जवानी होते हैं, काम करने के लिए होते हैं, उन्हें शहरों में चले जाते हैं, मैदानी इलाकों में चले जाते हैं। और पहाड़ों का पानी ये भी काम नहीं आता। पहाड़ों का पानी मैदानी इलाकों में चला जाता है, और सरकार हूच ऊच के इसमें पानी के लिए बना रही है, कभी बिजली के लिए बना रही है, कभी कुछ के लिए नदियों का प्रभाव रोक रही है। तो पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी पहाड़ों के काम नहीं आती है। इसीलिए सर्कुलर इकोनॉमी की डिमांड की जा रही है WHO के द्वारा और वर्ष सरकार के भी द्वारा। तो वो कौन कौन से हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग, ठीक है। एक डाटा और नोट करना, ये मेंस में भी आ सकता है, ये डाटा मेंस में भी काम आ सकता है, और इसका फैक्ट भी आ सकता है एग्जाम में। वो क्या है, भारत में वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री लगभग $15 बिलियन की है। $15 बिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, $15 बिलियन की है, परंतु कुल वेस्ट मैनेजमेंट का सिर्फ
25% ही ड्यूटी, 25% ही ड्राई वेस्ट वो हम रिसाइकिल करते हैं, ड्राई वेस्ट। और सूखा जो गीला कूड़ा जो हम चिल्लाते हैं, नगर निगम वाले चिल्लाते हैं सूखा और गीला कूड़ा अलग रखो, वो इसी कारण चिल्लाते हैं, ठीक है। मगर देश में, विश्व में एक ऐसी भी देश है स्विट्जरलैंड, जो वेस्ट को बाहर से इंपोर्ट करता है, क्योंकि उसकी इकोनॉमी में सभी कुछ रिसाइकिल हो जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी में नंबर 1 चल रहा है स्विट्जरलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। लीनियर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था। चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। चक्रीय अर्थव्यवस्था और सर्कुलर इकोनॉमी ध्यान से पढ़ना डियर, दोनों कई टीचर्स और कई नोट्स बाजार में जो मैंने देखे हैं, सब इन्हें एक ऑब्लिक करके लिखवा रखा है, सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी, मगर गलत। सर्कुलर इकोनॉमी और लीनियर इकोनॉमी में जरा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। वो क्या है वो देखते हैं, क्या फर्क है। लीनियर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था, ए सिस्टम इन विच पीपल बाय ए प्रोडक्ट, यूज इट, देन थ्रो इट अवे। समझ में आया? ए सिस्टम इन विच पीपल बाय, खरीदेंगे, यूज इट, इस्तेमाल करेंगे, एंड थ्रो इट अवे। एग्जाम्पल किसका लिख दूं, बताओ? प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग, कैरी बैग, डिस्पोजल्स, लोग खरीदेंगे, खाएंगे, फिर फेंक देंगे। डियर वो फेंक देंगे, रिसाइकिल तो हुआ नहीं ना, ध्यान रखना। प्लास्टिक तो रिसाइकिल सैकड़ों सालों तक नहीं हो पाती है, इसीलिए एक अर्थव्यवस्था चलाई गई है। उसमें क्या है, फर्स्ट रॉ मटेरियल होगा, सेकंड इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा, और इसको रेजिडुअल वेस्ट, इसको वेस्ट बना दिया जाएगा। ये है हमारी लीनियर इकोनॉमी, ठीक है। बनाया, यूज़ करा और फेंका, ये लीनियर इकोनॉमी है। सर्कुलर इकोनॉमी ये नहीं है। एक और इकोनॉमी है, गलती से लड़के ने इसकी हेडिंग नहीं बनाई है, मगर आप लोग इसकी हेडिंग बना लेना, आप लोग इसकी हेडिंग बना लेना। ग्रीन वॉशिंग इकोनॉमी। ग्रीन वॉशिंग इकोनॉमी बड़ा धोखा है आज की डेट में, बड़ा धोखा। तो क्या बताऊं, अभी मैं गया था चंडीगढ़ किसी काम से, चंडीगढ़ में वहाँ पे खाना बना, हम लोगों ने खाया, एक होटल में गए, खाना बना वहाँ पे खाया। खाना खाने के बाद वहाँ पे बिल दिया हम लोगों ने, बिल देने के बाद उसके नौकर ने, उसके मतलब एक दुकानदार में काम, दुकान पे काम करने वालों ने, जब हम बाहर निकल रहे थे तो एक गाय की मूर्ति थी, वो ला के रख दी। तो हम सोच रहे यार ये क्या है, तो उस मूर्ति में वो पीठ में, पीठ पे उसका छेद बना हुआ था, और उसके अंदर कहता है सर कुछ गाय गौशाला के लिए दान दे दीजिए। तो हम लोग 4 लोग थे, हम लोगों ने 10-10 रुपए उसके अंदर डाल दिए, जो अपनी श्रद्धा थी 10-10 रुपए डाल दिए हमने। निकल ही आए हम लोग बाहर बाद में, और बाहर उसकी दुकान के बाहर निकले, कुल्फी खाने लगे। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं यार बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है। तो बाद में उस कुल्फी वाले ने बताया कि सर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, ये इसके नौकर ले जाते हैं, कोई टिप्पणी दे के जाता है या कोई दे के जाता है, नौकरों की सैलरी से निकलता है। तो ये धोखा है डियर, हमारी श्रद्धा थी उसमें, तो हम लोगों ने बड़े प्रेम से दिया था, मगर ये धोखा है। ऐसे कुछ धोखा कुछ लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, मगर उन्हें धोखेबाज नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है ग्रीन वॉशिंग इकोनॉमी। देखो क्या हो रहा है, सुनना बड़े ध्यान से सुनना। ग्रीन वॉशिंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कंपनियां और नागरिक प्रशासन, कंपनियां भी और नागरिक प्रशासन भी, कुछ देश भी ऐसे हैं, जितना पर्यावरण के लिए करते हैं उससे अधिक मात्रा में उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करते हैं। जितना पर्यावरण के लिए करते हैं उससे बड़ी मात्रा में उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित करते हैं, इसे कहते हैं डियर ग्रीन वॉशिंग। और वो सबसे बड़ा फेमस एग्जांपल किसका है, अभी करंटली हुआ है, इंडियन एक्सप्रेस ने इसको न्यूज प्रचारित किया है। COP27 में यूएनओ महासचिव गुटरेस ने इसके लिए जीरो टॉलरेंस का ऐलान किया है कि जो भी दोषी है उसके लिए नियम कानून बनाया जाए हर कंट्री के अंदर, मगर अभी तक कोई कानून ऐसा है नहीं। क्या है, फरवरी 2023 में डेल्टा एयरलाइन ने घोषित किया कि वह विश्व की प्रथम कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन है, जो कि भ्रामक था। कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन है, ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि वो भी किसका यूज कर रही थी, वो बायोफ्यूल का यूज कर रही थी, जीवाश्म फ्यूल का यूज कर रही थी। यार जब तुम जीवाश्म फ्यूल का यूज कर रहे हो, बायोफ्यूल का यूज कर रहे हो, तो तुम लोग कार्बन न्यूट्रल एयरलाइन हो कह सकते हो?
मतलब ही नहीं है किसी प्रकार से, मगर ये इसने प्रचारित किया और लोगों से कहा कि आप हमारी एयरलाइन में बैठिए, धंधा अपना बढ़ाया, जो कि गलत था एक तरह से, उसे कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। इसके बारे में सबसे पहले प्रयोग जो किया था 1986 में जी वेस्टरलैंड ने किया था। ध्यान रखना C27 COP27 में तो इसको प्रचारित करने के लिए कहा गया था कि जीरो टॉलरेंस की जाए, मगर इसके लिए सबसे पहले जो है फरवरी 2023 में इसके लिए 1996 में जी वेस्टरलैंड ने इसका प्रचारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रीन जीडीपी। ये भी एक धोखा है, ये भी सुनना क्या है क्या नहीं, होना चाहिए मगर हो नहीं पा रहा। ग्रीन जीडीपी, इसकी हेडिंग डालना, 1993 में पहली बार यूएनओ के द्वारा इसको प्रचारित किया गया था। इसकी गणना राष्ट्रीय आय खातों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय गिरावट व पर्यावरण के संसाधनों की बचत को ध्यान में रखकर की जाती है। 2005-15 में लागू करने की बात थी, मगर भारत में इसको लागू नहीं करा गया ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी का मतलब सीधा सा है यार, मतलब उत्तराखंड में तो होना चाहिए, हिमाचल में तो उसको होना चाहिए। सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय आय, तुमने ना जैसे शिवकाशी, तमिलनाडु में शिवकाशी उद्योग है, तुमने माचिस बनाने के लिए लकड़ियों को काटा, मगर लकड़ियों कितनी लकड़ी कटी, पर्यावरण को क्या नुकसान हुआ, उसका सोशल ऑडिटिंग उसका क्या होना चाहिए, एनवायरमेंटल ऑडिटिंग उसकी होनी चाहिए। तो ग्रीन जीडीपी इन्हीं की बात करता है कि भाई आप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपने सुना होगा ना अर्थ ओवरशूट। अर्थ ओवरशूट यही कहता है कि आपने के लिए जितने साल में आपने जितने जल्दी आपने कवर कर दिए हैं अपने एनवायरमेंटल सुविधाएं, तो उसके बारे में वो उसको बताता है। तो ऐसे ये कहता है कि राष्ट्रीय आय खातों में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्रोडक्शन में जीडीपी बढ़ाने में कितनी कमी हुई है राष्ट्रीय संसाधनों की, कितना पर्यावरणीय गिरावट हुई है, पर्यावरण के संसाधनों की बचत को ध्यान में कितना रखा गया है, उसको आप खातों में बताइए। तो वो है क्या ग्रीन जीडीपी। 2015 में लागू करने की बात थी, मगर हो ना पाई, क्योंकि भारत में इन जैसी बातों को पसंद नहीं किया जाता। बहुत बड़ा गेम है डियर इकोनॉमिक्स में भी। तो आज की कक्षा का समापन हम यहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको कक्षा समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मोस्ट वेलकम डियर, सारे सोशल एलिमेंट, सारे सोशल चैनल आपके लिए खुले पड़े हैं, लीजिएगा। एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू क्लास एंड हैव ए नाइस डे।